इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि सब ठीक ठाक है. एंड दिस सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन द ऐप. आपने जहाँ से भी ज्वाइन किया है, यू कैन से क्विक हाई. सो लेट मी चेक नाउ. जैसे जैसे आप ज्वाइन करोगे वैसे वैसे आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, ओके, और वट एवर. चलो, आई कैन ऑलरेडी सी अ लॉट ऑफ यू. तितिक्षा, पांचाली, जया, तनुष्का, अनन्या. ओके, चलो सब आने लग गए अब धीरे धीरे. आई कैन ऑलरेडी सी यू गाइज ज्वाइनिंग. गुड टू सी यू एवरीवन. ये वाला सेशन वैसे तो कल हम लोगों ने किया था, बट देन बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज इट गॉट स्टक. तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर रहे हैं, बिकॉज वेरी क्लियरली वी कैन नॉट लेट एनी स्टूडेंट सफ़र बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, है ना. तो जैसे जैसे आप ज्वाइन करोगे मुझे ज़रूर बता देना कि आपने ज्वाइन कर लिया और आपको मेरी आवाज़ आ रही है. दीक्षा, रोशनी, सौरभ, खुशी, अनुपमा, अनुपम, प्रियांशु, गुड आफ्टरनून. स्वप्निल, निशिता, नंदना, शिवानी, नंदिता, स्वप्निल. गुड आफ्टरनून गाइस. ऑल राइट, चलो बहुत बढ़िया. तो जल्दी से शुरू करते हैं बिकॉज टाइम होता है थोड़ा सा हमारे पास कम. नाउ दिस सेशन, एज यू गाइज नो, आई विल क्विकली रिपीट इन केस यू आर अ न्यू ज्वाइनी, आपको नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं. तो ये क्रैश कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए. ऐप पे भी है, यूट्यूब पे भी है. यू कैन ज्वाइन अस एनीवेयर. एवरी सिंगल डे एट 9 o'clock इन द इवनिंग वी डू द सेशन. याद रखना एवरीवन, 9 o'clock होता है ये सेशन, बट कल टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम कर नहीं पाए, तो आज का टाइम थोड़ा डिफरेंट है. So remember, we are covering all the topics in for CLAT exam. तो legal reasoning, logical reasoning, English, GK, quant सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, और ये हर रात 9 बजे होने वाला है. तो आप मेक श्योर करना कि आप कोई भी सेशन ना मिस करो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, लेट देम नो, उनको भी ज्वाइन करने को बोलो. वी आर गोइंग टू कवर कंक्लूजन इन दिस सेशन. कंक्लूजन क्या होता है? नाउ इफ यू हैव डन क्लासेस विद मी, आपको ऑलरेडी पता है, बट आई विल स्टिल क्विकली रिवाइज एंड देन वी वुड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. तो ये रहेगा हमारा आज का एजेंडा, कि पहले हम रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, राइट. सो as I have always told you earlier also, if you are watching me right now, अगर मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो मैं आपका चैट नहीं देखूंगा. जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आई विल कम बैक टू द चैट, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना. चलो चलो, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मैं भी चेक कर रहा हूँ बीच बीच में. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. आई कैन सी द चैट ऑन ऐप एंड आई कैन ऑल्सो सी इट ऑन द यूट्यूब. तो मुझे दोनों तरफ साइड में दिख रहा है. सो इफ आई सी समथिंग इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग, मैं आंसर करूंगा, ठीक है. चलो शुरू करते हैं. सो इन केस यू आर अ न्यू ज्वाइनी, आप या आपने तैयारी थोड़ी लेट शुरू की है, आपको नहीं पता कंक्लूजन क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव दिस इशू, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंक्लूजन. सो लेट मी क्विकली टेल यू. इफ यू टेक एनी पैराग्राफ, ओके, कोई भी पैराग्राफ ले लो, राइट, एंड और यू टेक अ पैसेज. इफ यू ब्रेक इट डाउन, you guys know this, then you can clearly see that there are two parts, very basic two parts. One is the opinion of the author, and second part is the details, right. Now opinion basically means the author's main point, है ना. If I meet an author, any passage I read and I meet the author in the market and I say, अच्छा आपने वो जो लिखा है क्यों लिखा है, the author would give me what? The author would give his or her opinion. The author would say मैंने ये लिखा है because of this. So the author would tell me what is his or her main point. That is called the conclusion. पैसेज को पढ़ने के बाद आप पूछते हो कि ये कहना क्या चाहता है. Whatever is the answer is the conclusion. 3 Idiot style, है ना. तो कहना क्या चाहते हो is the conclusion. Now why are details important? Because sometimes you would get questions from details. True, false, inference questions, right? And second, why is it important? Because details basically are used to support the author's point. Author जो भी कहना चाहता है ना, वो डिटेल के थ्रू सपोर्ट करता है. Now what are details? Details are also known as premise or the basis for the conclusion. You can also call them data, facts, figures, events, examples. For example, parents are like, you should study hard so that you become a great lawyer like, let's say, Ram Jethmalani. Now जेठमलानी इज एन एग्जाम्पल. पॉइंट तो उनका यही है कि अच्छे लॉयर बनो, है ना. तो कंक्लूजन क्या है कि अच्छे लॉयर बनो. डिटेल में क्या डाल दिया? एग्जाम्पल डाल दिया. वी ऑलवेज स्पीक लाइक दैट, वी राइट लाइक दैट,
If you read an article on climate change, you would see a lot of details, data, facts, figures. Author will try to prove or disapprove whether climate change is happening or not happening. And generally 90% लोग कहते हैं happening, 10% people are saying not happening. But whatever is the standpoint, no matter what standpoint they have or what stand they take, they always use details to support or negate their point, है ना. अपने point को तो रखेंगे, चाहे वो for में हो या against में हो, बैलेंस है तो भी. सो इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, अगर आपको कंक्लूजन ढूंढना है, always pay attention to the opinion part. Where is the opinion of the author? Where is the author saying something out of his mind? And then also check the details. What are the details doing? How they are supporting or negating the main point. Sometimes, remember everyone, the main point may not be written. They become unwritten opinion, right? So unwritten opinion भी हो सकता है, especially if the author is sarcastic, if the author is being biting, if the author is being too critical. तो कभी कभी author बिना लिखे भी आपको एहसास दिला सकता है कि उसका ओपिनियन क्या है ना. तो बट कभी कभी, नॉट ऑलवेज. Now, in order to do the conclusion questions correct, I have discussed this earlier also. Usually, we focus on elimination, right? Now, elimination करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? So, the first thing always in mind that we have is the extreme words. Be very, very mindful of extreme words. If you see extreme words, let me repeat, I have talked about it earlier also. Extreme words can mean that the answer is likely to be wrong, not necessarily wrong. कभी कभी extreme words may be required also, है ना. Suppose the question says, paragraph talks about, let's say, banning crackers all over India. Just because option says cracker has been banned all over India, it doesn't make it wrong, because हो सकता है passage is saying कि सारे इंडिया के अंदर crackers banned हैं. So extreme words may, for example, no, never, none, all, right? These kind of words may make the option wrong. Okay, completely, wholeheartedly, necessarily. जहाँ पे extreme जाएंगे आंसर्स wrong होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट हमेशा होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. So you have to be careful about extreme words. Second thing that you have to be careful about would be qualifiers, है ना. Qualifiers are words that talk about quality, and you have to also be careful about quantifiers. Quantifiers talk about quantity. बहुत ज़रूरी है. For example, the author says this city is pretty chaotic. Now option says this city is absolutely horrendously horribly chaotic. तो आपने ज़्यादा ही क्वालिफायर यूज़ कर लिया, आपने डिग्री बढ़ा दी, ऑथर ने इतना नहीं बोला था, है ना. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है. करेक्ट. सो qualifiers are words that define quality. Quantifiers are number words. Suppose the author talks about a few and the option talks about all. तो आपने नंबर बढ़ा दिया ना, वो तो दो चार की बात कर रहा था, आप तो सबकी बात कर रहे हो, तो शायद आपका आंसर रॉन्ग है. If the author says majority would typically mean more than 50%. So 50%, 51%, 57%. Now if the paragraph says majority of Indians and option says 2 Indians or 10% Indians, then probably the answer is not correct. So quantifiers का ध्यान रखना. Some, all, majority, minority, little, few, many. These words are very important. Almost all. So if I say all Indians are human beings, and if you say almost all humans are Indians are human beings, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना. मैं कह रहा हूँ सारे इंडियन ह्यूमन होते, तुम कह रहे हो ऑलमोस्ट सारे होते हैं, तो यानी एक्सेप्शन भी है तुम्हारे पास. तो तुम्हें लाना पड़ेगा कोई ऐसा इंडियन जो इंसान नहीं है ना. तो अब ये मत बोलना रैपर्स को देख लो, इंडिया के बड़े सारे वो इंसान नहीं लगते बट हैं तो इंसान ही ना. Those kind of things. So you have to be very, very careful about these two. इनसे भी आंसर्स आप एलिमिनेट कर सकते हो. Then of course, whether the option is too narrow, whether the option is too broad, इससे भी एलिमिनेशन हो जाता है ना. If the passage is talking about, let's say, India and the option is talking about all the entire world, maybe it's not a good option. If the passage is talking about all of India and you are talking about Jumri Talaiya, then probably it's not a good option. Irrelevant points, है ना. पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट मार्स और आपका ऑप्शन जो है वो जिम कॉर्बेट पार्क की बात कर रहा है, तो शायद इररेलेवेंट है, एलिमिनेट कर सकते हो. या एब्सोल्युटली न्यू पॉइंट्स. पैराग्राफ बात कर रहा है, लेट्स से हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज, एंड यू सडनली टॉक अबाउट टेस्ला शेयर्स, तो यू कैन कॉल इट इररेलेवेंट और यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्लाइटली रेलेवेंट, बट maybe Tesla is into eco-friendly cars, but it's absolutely new point. So probably not a great choice. So irrelevant और absolutely new point almost similar होते हैं. Difference is irrelevant is no connection
absolutely new point is connected, but it's totally new. So you're talking about climate change, and suddenly somebody talks about, let's say you're talking about batteries or EVs, and the option talks about, let's say, playing environmental friendly होली. तो है तो इन्वायरमेंट के बारे में, बट वो बिल्कुल ही नया पॉइंट है, तो इससे भी आप एलिमिनेशन कर सकते हो. सो रिमेंबर, फाइंडिंग द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर इज बेसिकली एन एलिमिनेशन गेम. चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है ऑथर का पॉइंट, ये ढूंढना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि ये ढूंढना ही कौन सा है. इफ यू कैन डू दैट, यू कैन डू these questions much better. So I'll repeat: find the opinion, learn to distinguish between opinion and the details, right? कहाँ पे opinion है, कहाँ पे details है, and then of course you have to also ask yourself what is the author trying to say, author कहना क्या चाहता है, and then eliminate the choices. Conclusion questions में आपको दिक्कत नहीं आएगी. Now if you have two options which are very close, look for differences, है ना. दो options में अगर लगता है कि यार confusion हो रहा है, तो उनके बीच में difference ढूंढो, because two options are similar but they are not same. तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है ना. चलो, नाउ लेट मी लुक एट दी चैट क्विकली एवरीवन. देखते हैं कुछ आई कैन हेल्प यू विद समथिंग. ऑलराइट, तितिश्का सेज डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो. क्या बात है तितिश्का, बिल्कुल भी नहीं. राहुल बहुत बढ़िया. राहुल मैथ्स जीके तो के लिए तो काफ़ी देर हो चुकी है, बट यू कैन स्टिल ट्राई. मैथ्स तो कर सकते हो अभी भी. 12 क्वेश्चन भी अगर वो पूछते हैं तो 6 तो निकाल सकते हो. यू स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ टाइम. ऑलराइट, चलो एवरीवन, एक बार मैं ज़रा देख लूँ ऐप वाले क्या कह रहे हैं. ऑलराइट, चलो, ओके, लेट्स बिगिन. सो we would cover, remember, conclusion, assumption, strengthen, weaken, and miscellaneous kind of questions in 4 sessions in this month. Make sure you attend all of them and you also spread the word. फ्रेंड्स लोगों को बता देना, वो भी आ सकते हैं. 3 days का फ्री ट्रायल चल ही रहा है हमारा ऐप के ऊपर, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो. नाउ दिस इज समथिंग आई वुड स्किप, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है. दिस ईयर वी एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एग्जैक्ट फिगर तो हमें भी नहीं पता, बट दिस इज द एक्सपेक्टेशन, है ना, कि भाई लॉजिकल रीजनिंग में 24 क्वेश्चन आएंगे. अब 22 भी आ सकते हैं, 26 भी आ सकते हैं. यू कैन गेट 4 पैसेजेस ऑल्सो, 5 पैसेजेस ऑल्सो. एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट इस तरह का कुछ हमारे पास ब्रेकअप रहने वाला है. वी नो दैट, सो वी आर नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दिस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, भाई ऑल इंडिया ओपन मॉक 10th नवंबर से हो जाएगा शुरू. प्लीज़ मेक श्योर ये वाला आप मिस मत करना, लास्ट वाला है ये. तो इसमें बहुत अच्छा खासा आपको आइडिया लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड एंड कितनी और मेहनत करनी है. बिकॉज देन इवन आफ्टर दिस मॉक यू वुड गेट अबाउट 2 weeks टाइम, तो थोड़ी मेहनत कर सकते हैं ना. तो मेक श्योर प्लीज़ डू नॉट मिस दिस मॉक. ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक होगा. ऑल इंडिया फ्री मॉक है, ओपन मॉक है, सब दे सकते हैं. आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना. चलो भाई, तो आपको जल्दी से पढ़ना है पैसेज, ओके, और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है. बट मैं खाली बैठ के तो बोर हो जाऊंगा, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ में, है ना. आई विल नॉट हेल्प यू विद द कंक्लूजन. मैं नहीं बताऊंगा कंक्लूजन क्या, मैं बस पढ़ लेता हूँ ताकि एक रिदम बना रहे और मेरा भी टाइम निकल जाए, है ना. इशिता, जितने भी हमने अभी तक अपलोड किए वीडियोस उनको वॉच करो. अभी भी महीने भर का टाइम है ऑलमोस्ट, थोड़ा कम, बट प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच. थोड़ी मेहनत करो, 12-14 घंटे लगाओ रोज़ के, काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है. अभी इस क्वेश्चन को करके देखते हैं. दैट वी कम फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न टू इट इज़ नॉट अ बेरियल मेटाफर बट अ फैक्ट. ऑथर कह रहा है हम धरती से आते हैं और इस धरती में ही मिल जाते हैं. ये कोई मेटाफर नहीं है. बेरियल का मतलब होता है किसी को भी ज़मीन में गाड़ देना, है ना, ज़मीन में दफना देना. तो कहता है ये मेटाफर नहीं है, ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ये सच्चाई है कि हम धरती से ही आते हैं और धरती में ही मिल जाते हैं. जियोलॉजिकल प्रोसेसेस create particular landforms that generate particular environments and support particular kind of life. जियोलॉजिकल प्रोसेस से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, है ना, और वो एक पर्टिकुलर लाइफ को सस्टेन करते हैं, है ना, पर्टिकुलर लाइफ और इन्वायरमेंट को सस्टेन करते हैं. इन अ लिटरल सेंस द अर्थ मेड अस. ऑथर कह रहा है भैया इस धरती ने हमें बनाया है लिटरली, क्योंकि जिस तरह का लैंडफॉर्म होता है हम वैसे ही बन जाते हैं, वो हमें सस्टेन करते हैं, ना. द होमिनिन फॉसिल्स, होमिनिन बेसिकली ह्यूमन बीइंग के रिश्तेदार. Fossils scattered through the Rift Valley. Rift Valley, I think, is in Africa, and it's basically a rift. वहाँ पे ज़मीन फटी हुई है ना, और बीच में बहुत लंबी है, 2-4 हज़ार किलोमीटर लंबी है.
are anthropological evidence but also confronting artifacts. Artifacts are man-made objects. सेंटेंस कहता है होमिनिन फॉसिल्स जो रिफ्ट वैली में फैले हुए हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस है ना, बट वहाँ पे ये भी मिला है कुछ इंसानों द्वारा बनाए हुए चीज़ें भी मिली हैं. मेड ऑफ रॉक नॉट बोन, दे आर फेमिलियर येट अनएक्सपेक्टेड. कह रहे वो चीज़ें जो बनी मिली है वहाँ पे रॉक से बनी हुई हैं, एक्सपेक्टेड तो नहीं है बट देखी देखी हैं, पहले भी हमने देखा है. टर्निंग अप इन स्ट्रेंज प्लेसेस, इमर्जिंग फ्रॉम द डर्ट, weirdly heavy as if burdened with the physical weight of time. ऑथर यहाँ थोड़ा सा पोएटिक हो गया है. कहता है वो जब वो चीज़ें मिलती हैं तो बड़ी उनका वेट होता है, ऐसा लगता है उसमें समय का वेट आ गया उसके अंदर, थोड़ा फिल्मी स्टाइल. दे आर caught up in our origin stories and end games, writes the geographer Catherine Yusuf, as simultaneous manifestation of mortality and immortality. है ना. ऑथर कह रहा है कि वो जब मिलते हैं ना वो चीज़ें बनी हुई रॉक्स की, तो वो हमारे ऐसा लगता है कि वो हमारे डेथ और लाइफ के बीच को कहीं ना कहीं से दिखाती है. इट्स लाइक दे रिप्रेजेंट द डेथ एंड द लाइफ, मोर्टैलिटी दोनों शो करती हैं. ओके. They embody both the vanishing brevity is shortness of an individual's life, and the near eternity of a mineralized geologic life once, as the philosopher Manuel de Landa puts it, in 1,000 years of non-linear history, bodies and bones cross the threshold back into the world of rocks. ऐसा लगता है कि जो हमारे इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो फिर रॉक बन जाती हैं, मतलब धरती से बने और धरती में फिर वापस चले गए. There is fear in this, but hope too, because we can neither measure, contend with, nor understand the Anthropocene. Anthropocene basically means the age that is right we are in right now, है ना, without embedding ourselves in different time scales and grounding ourselves in the earth. Hominin fossils are a path to both. Now let me ask you, ध्यान से मेरी बात सुनना. If I ask you to write the author's main point in one line, can you do that? And if you can do that, can you please type. एक लाइन में बता सकते हो ऑथर ने क्या बोला. मैंने जानबूझ के बहुत एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज देन द क्वेश्चन वुड बी मीनिंगलेस. फिर तुम बोलोगे तो क्वेश्चन तो मुझे आंसर पता है, तो मैंने एक मोटा मोटा हिंदी टू इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश टू हिंदी कर दिया. बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑथर सेइंग? कुछ समझ आया? लैंग्वेज ऑफ कोर्स इसका थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने जानबूझ के रखा है so that you guys get used to of doing harder questions also. बहुत लड्डू questions करने का फ़ायदा नहीं होता है. Can you tell me in one line कि author ये कह रहा है exactly? कुछ पल्ले पड़ा? In the app also, guys, let me know. जितने लोग ऐप पे हो फटाफट से बताओ. एक लाइन लिख सकते हो, just write one line, whatever you think is the author's main point, जो भी तुम्हें लगता है. Okay? एक वर्ड में मत लिखना, एक वर्ड में मत लिखना, to दो वर्ड मत लिखना, just write one line. Remember everyone, if you're not writing one full line, I know then you have not understood anything. अगर आप एक वर्ड में आंसर करोगे तो मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, है ना. चलो. गौरी says correlating life and death of human being and also elaborates how we come from soil and end in soil. Okay, human life sustained due to earth. Okay, about life and death. Human life is a cycle made by geological process. Harshvardhan, good. Gauri, your answer is also decent enough. Good. Subhraj, good try. Ananya, good try. Author believes fossils and artifacts are a representation of human life since ancient times and can help us understand it better. Subhashini, good try. But not exactly. कोई बात नहीं. अब देखो, now let me pause you here and tell you. अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना, तो पता है क्या है यहाँ पे मैंने क्या करवाया. आई जस्ट मेड यू गाइज थिंक ऑफ अ शैडो आंसर, यस और नो. मैंने तुम लोगों को फोर्स किया कि थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि ये पैराग्राफ कह रहा है. अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आई एम नॉट श्योर आप 100% करेक्ट करोगे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए एलिमिनेशन वुड बी ईजी. एलिमिनेशन कैसे करना है मैंने बताया हुआ है ना. एक्सट्रीम, टू नैरो, टू ब्रॉड, न्यू आइडियाज, इररिलेवेंट ऑप्शन, है ना. तो वो सब तो यूज़ करना ही है, बट आपके लिए काम थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा. कैन यू प्लीज ट्राई एंड टेल मी व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर. ऑप्शंस पढ़ लो, फिर मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, है ना. चलो देखते हैं भाई कौन देता है करेक्ट आंसर. ऐप पे भी आंसर बता सकते हो.
Ananta, Suhang. Suhang, very broad answer, but good try. Ananta, part of it is correct. But now look at the options, guys. You would be able to figure out much better. है ना? I'll also help you, but I'll wait for 10-15 seconds. Let everybody come with the answer. Then I would discuss it. है ना? मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा. चलो सब क्या कह रहे हैं भाई? बी 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 बी. और राइट, बी, सब बी कह रहे हैं. ओके, ऐप पे देख लेता हूँ. ऐप पे अभी तक आंसर्स नहीं आए. सब सो गए क्या? जल्दी बताओ आंसर. बी. चलो, अनुपम बी, सब बी कह रहे हैं भाई. तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, है ना? चलो चेक कर लेते हैं एवरीवन, जल्दी जल्दी से. सब बी कह रहे हैं भाई. लेट मी चेक एवरीबडी. चलो, लेट मी चेक द क्वेश्चन. Based on the information in the passage, which of the following statements best represents the main conclusion of the author? Option 1 says, hominin fossils serve as evidence of our origin stories and endgames, embodying the dual nature of mortality and immortality in the Anthropocene. Looks like a good choice. Why? Because it says, it talks about hominin fossils and how they are an evidence of our origin stories. What are our origin stories? Our origin stories are stories that talk about we coming from the earth and going back to the earth. And endgames, embodying the dual nature of mortality and immortality, which has been talked about here, है ना? एंड की तरफ बात भी हुई है. In the Anthropocene, Anthropocene की भी बात हुई है. Correct. So the option 1 more or less talks about the entire concept pretty well. Hominin fossils serve as evidence of our origin stories and endgames, embodying the dual nature of mortality and immortality in the Anthropocene. Anthropocene means the age in which we are living right now. Okay. Option 1 तो अच्छा लग रहा है. Option B पे चलते हैं. Option A did not have any extreme word. Option A did not have any irrelevant statement. Option A did not have any too narrow, too broad kind of thing. मोटा मोटा सब ठीक ही था. Option B देखते हैं. Geological processes create specific environment that support various forms of life, making our existence on earth possible. This is a very good example of partly correct answer. If the author wanted to say this, the author would have stopped here somewhere. Yes or no? पढ़ के देख लो. In fact, the author could have stopped here also. Exactly यहाँ पे. Everybody please read till here and tell me. अगर मैं यहाँ तक पढ़ के रुक जाता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात. ओके, आंसर गलत है सही है, डोंट वरी, सीखो, लर्न करो. अगर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ पढ़ना, तो क्या इतना पढ़ने से ऑप्शन बी मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा? जस्ट डू दिस एवरीबडी. रीड टिल हियर फ्रॉम हियर एंड टेल मी, इफ आई रीड ओनली दिस मच, कैन आई स्टिल से दैट this is exactly what option B is saying? From the first 3 lines, I'll look at the comments also. Please let me know in the comment everybody. Aditya please Google, है ना? सोहंग्स आंसर इज डी. बाकी लोग बी कह रहे हैं और आदित्य ने काफ़ी देर में ये बोला है. समझ आ रही बात? सो डी डेफिनेट, ए डेफिनेटली is much better than B because A covers everything. B तो सिर्फ फर्स्ट 3 लाइंस कवर कर रहा है, तो B तो अच्छा आंसर नहीं हो सकता. C किसी ने बोला नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा. Why waste time? Let me go to D. Acknowledging that the earth is responsible for our existence is a great revelation. Revelation का मतलब होता है when a mystery is revealed, है ना? प्लीज रीड एंड टेल मी, इज द पैराग्राफ सेइंग दिस? इज द पैराग्राफ्स मेन आइडिया दिस कि भाई अर्थ जो है ना रिस्पॉन्सिबल है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, और ये गजब की मिस्ट्री है जो अभी पता चली है, ये हमें आइडिया ही नहीं था. क्या कमाल का रहस्य आपने खोल दिया. पैराग्राफ ऐसा बोल रहा है. डी ऑप्शन. एनीबडी? एंड देन लुक एट द क्वालिफाइंग वर्ड हियर एवरीवन. नेसेसिटेटिंग, मेकिंग इट नेसेसरी, आर इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंट टाइम स्केल्स.
क्या मतलब, कुछ भी वर्ड मैच कर रहा है तो आंसर मार्क करोगे? डी डेफिनेटली इज अ बैड चॉइस। बी और डी अच्छे चॉइस नहीं, तो बचा क्या? नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई गिव यू दिस क्वेश्चन। मैंने इसके ऑप्शंस में क्या घपला किया बताता हूँ। आर माइंड इज कंफर्टेबल मैचिंग इंफॉर्मेशन। ओके, हमारा दिमाग पता है कैसे काम करता है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन मैच करते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेस, कहीं तो पढ़ा था, जियोलॉजिकल प्रोसेस मैच, एविडेंस ऑफ ओरिजिन स्टोरीज एंड गेम, ये भी पढ़ा था कहीं पे। ओके, मोर्टैलिटी इमोर्टैलिटी, सॉरी माय मिस्टेक, जियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा था, इन्वायरमेंट ये भी पढ़ा था कहीं पे, ये रहा। फॉर्म्स ऑफ लाइफ ये भी ठीक है, काइंड्स ऑफ लाइफ, मेकिंग आवर एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल। वी ऑलवेज चूज एन ऑप्शन बेस्ड ऑन what we can match very easily, something that looks easy to read, है ना, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। The question clearly says main conclusion, question does not say part conclusion, बट हमने बी को आंसर मार्क कर दिया। डी तो वैसे भी बहुत ही बेकार ऑप्शन है, बट ऑप्शन बी को आप, मुझे पता था कि ऑप्शन बी काफ़ी लोग चूज करेंगे बिकॉज इट लुक्स ईजी टेम्पटिंग। ऑप्शन ए वेयर एज कवर्स एवरीथिंग, बट इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, है ना। इफ यू मार्क्ड ए, वेल डन, बट इफ यू डिड नॉट मार्क, आई होप यू लर्न समथिंग। मेन कंक्लूजन शुड आइडली कवर एवरीथिंग दैट द ऑथर इज सेइंग, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। पार्ट तो फिर इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, पार्ट तो फिर पार्टली करेक्ट हो सकता है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं हो सकता। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन एवरीवन, है ना। चलो चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने, फटाफट से रीड करना शुरू करते हैं। मैं भी पढ़ लेता हूं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। One evening, I tell my friend that I feel though there is a wall in my mind blocking me from my own thoughts. I feel as though there is a wall in my mind. मतलब ये बंदा कह रहा है, मेरे दोस्त को पता है मेरे दिमाग के अंदर दीवार है, मेरे थॉट्स को दीवारें रोक लेती हैं। पोएट टाइप का आदमी है। एंड ऑल आई एम लेफ्ट विद, आई से, आर फीलिंग्स आई कांट एक्सप्लेन। दिमाग में चारों तरफ दीवारें बन गई हैं, सिर्फ फीलिंग ही फीलिंग है। तो दिमाग में फीलिंग ही होंगी, दिमाग में गोल्ड बार्स थोड़ी ना होंगे, पता नहीं क्या इंसान है ये। खैर, देर इज नो स्टोरी और रीजन और इवेंट दैट हेल्प्स देम मेक सेंस। दुखी लगता है। देर इज नो स्टोरी और रीजन और इवेंट दैट हेल्प्स देम मेक सेंस। अच्छा, आई एम लेफ्ट सैड, लो कंफ्यूज्ड, सच में दुखी है, कोई बात नहीं, चलो लेट्स हैव सम sympathy for him or her. I am left sad, confused. My friend, who is a painter, wonders, well, how will you get around the wall? उसका दोस्त है, पेंटर है, कहता है तू इस वॉल से कैसे निकलेगा? मे बी यू कुड टर्न योर सेल्फ इन टू एयर और वाटर। सजेशन दे रहा है, मतलब पेंटर है ना, तो ये भी अजीबोगरीब सजेशन दे रहा है, कह रहा है तो हवा या पानी बन जा। फॉर अ मोमेंट वी टेक दिस इमेज ऑफ वॉल सीरियसली। अब दोनों बैठ के सोच रहे हैं, हाँ दिमाग में दीवार बनी है, हवा बन के निकल जाता हूँ उसमें से, क्या बात। इमेजिनिंग इट्स आर्किटेक्चर एंड लॉजिक ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, व्हाट मटेरियल इज इट मेड फ्रॉम, इज इट पोरस। वॉल के बारे में सोच रहा है, सोचो कितना टाइम इस बंदे के पास, बैठ के सोच रहा है मेरे दिमाग में जो वॉल बना है वो किस मटेरियल से बना होगा, क्या इसमें छेद होंगे, क्या इससे पानी निकलेगा आर पार। What was moments ago just an analogy for my feelings of powerlessness and uncertainty starts to take shape as an open-ended image, like an abstract painting or a figure etched into an old urn. मतलब कह रहा है थोड़ी देर पहले जो मुझे लग रहा था कि फीलिंग है पावरलेसनेस का, अब वो एक पेंटिंग बनता जा रहा है। कमाल का आदमी है। Though the image doesn't solve my problems, obviously, wandering the space inside it with curiosity starts to change the way I'm thinking. I'm no longer seeking explanations, wondering why am I feeling this way. I'm not exploring somewhere new, asking what is this space and how does it work, है ना। अब भाई साहब चेंज हो गए ये। Rather than trying to force an explanation on my feelings, I explored the ambiguous image of the wall with no predefined outcome. The objectives were open-ended and unarticulated, means without spoken, yet the effect was transformative. I was reminded of Keats' urn and the potential in his mode of questioning and imagining. Perhaps, I wondered, there is a pathway among these urns and walls that leads towards mental wellness. But if there was, it was unlike any other pathway I was familiar with. क्या था ये, क्या कहना चाहता है? कैन यू गाइज हेल्प? एक लाइन में लिख के बता सकते हो कि ये
पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है, ये क्या दिमाग में इसकी दीवार बन रही थी। फिर दोस्त ने बोला कि दीवार से निकल सकता है, तू हवा पानी बन जा। फिर वो सोचने लगा कि दीवार किस चीज़ की बनी होगी, क्या इसमें पानी आर पार जा सकता है। फिर कहता है, फिर पावरलेसनेस का जो थॉट था उसकी जगह पे अब ये एक्सप्लोरर बन गया और अपने दिमाग के बारे में सोचने लग गया। तो एक्सप्लोरर बन गया ये, है ना। एंड अब एक्सप्लेनेशन की जगह पे अब एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को, क्या बात है। तो एक लाइन में कैन यू गाइस ट्राई, लेट मी लुक एट योर चैट एवरीबॉडी। एक लाइन में कैन यू गिव मी वन लाइन मेन आइडिया। चलो लेट मी सी। अनंता, ओके, ट्रस्ट जस्ट ट्राई, गिव मी वन लाइन। Tuba, there is an option of putting your device on mute. It might be a profound revelation for you, but try it. That person is having mental block, only illusion. Himanshi, can't help you here. Seriously. Author is critical about human thinking process. Shubhraj, don't you think that's a very wide, very broad statement? Author तो अपने बारे में बात कर रहा है, तो तुम पूरे दुनिया के बारे में बात क्यों कर रहे हो? He just went deep into his mind that different dimension. Okay. About to feeling in their mind to solution. Sairaj. Can't figure out this line. About to feeling in their mind to solution. Author went from trying to find a concrete explanation and solution to this problem to exploring a new perspective and ways of thinking. Subha Sini, your comment is like a breath of fresh air. Very good. Thank you. Harshvardhan, it's about mental health problems. He is unable to cross the wall of problems. Harshvardhan, half correct, okay? Good. Ananya, he went on from analyzing the problem to get solution. Ananya, good try. Very good. Exploring the abstract image of a mental wall without seeking predefined explanation. Open the possibility of unique pathway. Gauri, good writing. Very good. All right, Prince. चलो कोई बात नहीं, पढ़ लिया मैंने। चलो चेंज। रौनक, सोहंग, आदित्य, ओके, ऑल राइट, चलो ठीक है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग बाय नाउ। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आप पैराग्राफ को यू ट्राई टू स्पीक आउट द मेन पॉइंट इन योर ओन वर्ड्स, योर अंडरस्टैंडिंग बिकम्स बेटर, है कि नहीं। जैसे हम ट्राई करते हैं ना कि थोड़ा समझा देते हैं कि क्या कहना चाहता है, योर अंडरस्टैंडिंग बिकम्स मच बेटर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन एंड प्लीज टेल मी द आंसर। जल्दी जल्दी, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। मेन कंक्लूजन रिगार्डिंग द अप्रोच टू डीलिंग विद इंस्क्रूटेबल इमोशंस एंड सीकिंग मेंटल वेलनेस। जल्दी से। सो वंस यू गिव मी द आंसर, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। चलो मैं वेट करता हूँ। ओके, गौरी, नंदना, नंदिता, गौरी। गौरी तुमने दो बार आंसर किया। टूबा, अनन्या, प्रियंका, बी 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 बी। ओके चलो, एक एक और छोटी सी चीज पूछता हूँ, है ना। डोंट यू थिंक वंस, जब ऑनेस्टली बताना, डोंट यू थिंक वंस यू डू दिस शैडो आंसर, प्री थिंकिंग आंसर, ऑप्शंस लुक मच इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना। मतलब ऑप्शन ज़्यादा आसान लगते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन लुक एट द फोर्थ ऑप्शन। द ऑथर फाइंड्स कीट्स अर्न एंड वॉल इमेजरी interesting but ultimately ineffective in addressing mental wellness. Now, this is just a very tiny part of the entire paragraph and not even correct, right? मतलब ये वाला मेन मुद्दा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किड्स के बारे में तो उसने एक जगह पे बात की थी, वो भी छोटा सा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये नहीं हो सकता आंसर, है ना। तो इट बिकम्स मच ईजियर एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, प्लीज डू दिस। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज करना शुरू कर दो, है कि नहीं। द पैसेज सजेस्ट
that traditional pathways are the most effective. Look at this word everyone, degree देखो इसका, most effective. Where is the paragraph saying that something is most effective? How is this the main point of the author? क्या बकवास है ये? Now let's go to option A, क्योंकि ये किसी ने नहीं बोला है, पढ़ लेते हैं. The painter's idea of turning oneself into air or water is the most effective method. हैं? क्या? Where is the author saying that? Right? Author ये तो कहेंगे. Now let me tell you everyone, ध्यान से मेरी बात सुनना. Quite possible that some of you may not have understood option B properly. हो सकता है कि ऑप्शन बी अपने को समझ नहीं आया, परफेक्टली नहीं आया. बट कैन वी अग्री दैट ये तो समझ आ गया है कि भाई ए, सी और डी आंसर नहीं हो सकता. बी होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, ए, सी और डी नहीं हो सकता ये मालूम है. कैन वी टेक अ चांस? 100%. यही तो करना है. दिस इज व्हाट इज एलिमिनेशन ऑल अबाउट. मैं पूछता हूं, बताओ येमेन का कैपिटल क्या है? 4 ऑप्शन देता हूं. न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, थिम्पू एंड सना. अब तुम्हें ये पता हो ना हो कि सना है कि नहीं कैपिटल, बट अगर ये पता है कि भाई दिल्ली और इस्लामाबाद और थिम्पू तो नहीं हो सकता, तो आंसर मिल गया. दिस इज कॉम्पिटिशन, दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस. अग्रीड? यस और नो? है ना? एब्सोल्युटली. Always eliminate. Remember everyone, I made these questions just to show you how to eliminate, how to do a reading, how to not look for perfect answers. क्योंकि अब जितना टाइम बचा है ना, अब हम परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढ सकते, हमें एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा कि भैया आंसर ये नहीं हो सकता तो ये होगा. करेक्ट? अनंता एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, वेरी गुड. So Sohang, Ananta, Ronak, you guys got it right, absolutely. But I want more of you to answer because ऐप पे आपका रिस्पॉन्स काफ़ी कम है, यूट्यूब में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? आई होप दिस वॉज क्लियर, राइट? मज़ा आया? ओके, मज़ा आया तो लाइक वाला बटन होता है ये दिखाने के लिए कि आपको कितना अच्छा लगा सेशन. ओके, सो मेक श्योर कंसिडर प्रेसिंग द लाइक बटन. रिमेंबर एवरीबडी, आई विल रीड इट विद यू. अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो अगर म्यूट का ऑप्शन है तो म्यूट कर लेना, बट मैं तो पढ़ूंगा बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है इसकी, है ना? चलो एक बार रीड कर लेते हैं. A recent line of thought in moral philosophy becomes relevant here. Some hold that if one is working out what to do in a situation of uncertainty about various moral arguments, one should do a kind of expected value calculation, choosing the action that comes out best when all the moral theories that might be right are taken into account. If one is torn 50-50 between utilitarianism and a Kantian view based on right and duties, for example, one can try to find choices that look okay on both. If one is more of a utilitarian but has some Kantian doubts, one can weigh utilitarian reasons higher but still look for something that makes some sense if the Kantian view is right. हो सकता है बाय नाउ सम ऑफ यू आर लाइक ये क्या हुआ, मेरे सर के ऊपर से गया, ये क्या चल रहा है. डोंट वरी, पढ़ लेते हैं फिर विल सी इतना मुश्किल है क्या. दिस टॉक ऑफ मॉरल थियोरी टर्निंग आउट टू बी राइट in roughly the way that whether tomorrow will turn out one way or another seems philosophically off base to me, but I can also see the practical appeal of this move. What would it mean in this case? Might it mean that one can indeed mix or combine the three, or does that ignore that fact that on some of the moral outlooks that would figure in the accounting, killing sentient beings is an enormous harm? क्या हुआ ये? आई डोंट नो. आप पढ़ो और आप पढ़ के मुझे बताओ कि पैराग्राफ का मुद्दा क्या है बेसिकली. व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू टेल अस? बिकॉज इज इट दैट हार्ड एज इट लुक्स? क्योंकि इसकी लैंग्वेज तो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये कहना क्या चाहता है ना? तो कैन यू गाइज राइट इन वन लाइन? यू कैन ऑल्सो से मुझे समझ नहीं आया, ऑनेस्टली नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप एक लाइन में बोल सकते हो मुझे समझ में नहीं आया, या आप ट्राई कर सकते हो. वन लाइन कंक्लूजन एवरीवन. Subhashini, yes, absolutely, I agree with you. I hope you're talking about this passage, huh? Set 3, है ना? Anybody else? कुछ समझ आया?
यू कैन ऑल्सो से समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम। मैंने जानबूझ के सारे तरह के सेट बनाए हैं सो दैट यू आर रेडी टू फेस एनीथिंग, जो आएगा ना तुम तैयार बैठे रहोगे, है ना। सोहंग, आई होप यू कैन सी इट। चलो, about moral theory and finding which way is more perfect and reliable and elaborate it. Something related to moral philosophy, morality based on two schools of thought, defining and comparing versions of morality. Author is philosophy in philosophical way wants to conclude something in relation to morality. Chalo, good try everyone. At least आप लोग कोशिश कर रहे हो. That makes me very happy. If I look at CLAT paper of last 3 years, 4 years, we haven't seen anything like this. इस लेवल का कुछ आया ही नहीं अभी तक. You might ask, फिर आप क्यों करवा रहे हो? प्रिपेयर जस्ट इन केस, राइट। मान लो पूछ ही दिया तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन दूंगा फिर बताऊंगा, ओके। वेरी गुड, सो गुड ट्राई एवरीवन। आई कैन सी you guys have tried, sent me the answers also. One line, not answers, one line summary of the author. चलो, एक लाइन वाला तो आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या ये वाकई में इतना मुश्किल क्वेश्चन है ना। कैन यू गाइस ट्राई? मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, यू गाइस ट्राई इट फर्स्ट, फिर बात करते हैं। गौरी का आंसर भी आ गया। अनंता, आदित्य, गुड ट्राई, बट नाउ टेल मी द आंसर। चलो, आंसर्स आने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग। चलो भाई, सो टेल मी व्हाट इज द मैसेज आई एम गिविंग यू राइट नाउ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? प्लीज रिमेंबर एवरीवन, पैराग्राफ अगर मुश्किल भी लगता है तो हो सकता है क्वेश्चन आसान हो, because if they give you paragraph hard and questions hard, then nobody is going to try it, or it is going to be hard for everyone. तो देखना, याद रखना एवरीवन, अगर क्लैट में कोई पैराग्राफ मुश्किल भी आता है ना, तो क्वेश्चंस जनरली ओके ओके आएंगे, यू वुड बी एबल टू सॉल्व। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑथर्स मेन पॉइंट। एक बार शैडो आंसर बनाना, दिमाग में सोचना ऑथर कहना क्या चाहता है ना। इफ आई लुक एट दिस पैसेज, देखो आंसर कितना आसान है। पैसेज अगर मैं देखता हूँ, कहता है a recent line of thought in moral philosophy becomes relevant here. Some hold that if one is working out what to do in a situation of uncertainty about various moral arguments, one should do a kind of expected value calculation. Paragraph is all about a kind of figuring out what to do when you're facing uncertainty. अगर आप अनसर्टन सिचुएशन में फंस गए तो क्या करना चाहिए? If you want to decide, what you can do is, and especially if it's moral argument like, killing 10 people versus killing 100 people, bombing a place where terrorists have taken people hostage. अब बॉम्ब करेंगे तो टेररिस्ट मर जाएंगे, बट अगर बॉम्ब किया तो लोग भी मर जाएंगे, तो मॉरल आर्ग्यूमेंट। देन यू हैव टू डू एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन, कितने लोग मरेंगे, कितने जाने बचेंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन। So my answer should talk about what? My answer should talk about decision making. It should talk about expected value. It should talk about considering multiple moral theories. Maybe. Option A, good choice. Option B, the philosophical debate surrounding the concept of moral theory being right and the comparison to predicting weather outcomes. This is such an irrelevant kind of statement here. Yes or no? ये तो बिल्कुल ही बकवास ऑप्शन हो गया। Nowhere the passage says that there is a debate about what is right, what is wrong. It is about which one is better than the other. कहीं पे ये नहीं कि ये right ही wrong है, ज़्यादा right या ज़्यादा wrong कौन है, ये इसकी बात हो सकती है। Option C, the potential to combine or mix different moral theories to address uncertainties. It is at least talking about uncertainties. In ethical dilemmas, at least talking about ethical dilemmas. तो ऑप्शन सी कम से कम थोड़ा सेंसिबल तो है। The ethical dilemma of killing. The paragraph is not about killing.
पैराग्राफ इज अबाउट टेकिंग अ डिसीजन व्हेन थिंग्स आर अनसर्टेन. सो वेरी क्लियरली डी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता. तो बचे कौन से, ए और सी. अब ए और सी को कंपेयर करते हैं. सी कहता है द पोटेंशियल टू कंबाइन और मिक्स डिफरेंट मॉरल थियरीज to address uncertainties in ethical dilemmas, whereas the application of expected value calculation in moral decision making. Which one do you think is closer to the paragraph? कौन सा लगता है closer है paragraph के main idea के? I think it is very obvious, yes or no? Can I say that option C is a typical broad, इसी को लोग बोलते हैं global language option. Global language option का मतलब होता है, have you guys read horoscope in newspapers? कभी कभी पढ़ा होगा, कई लोग रोज पढ़ते हैं. That is called global language. It can apply to anything. If you work hard, you are likely to succeed. If you take right decisions, you will make a lot of money. ये तो तुम्हारा zodiac sign कोई भी हो, ये सेट हो जाएगा तुम्हारे पे, है ना. So everybody is very happy reading these because these are global language. It's very broad. किसी भी सेट हो जाता है. Potential to combine or mix different moral theories to address uncertainties in ethical dilemma, तो कहीं भी सेट हो जाएगा. But this paragraph is about decision making. It's about expected value calculation. It's about there are other ways of doing it, and how somebody who likes let's say the Kantian philosophy choosing something else versus utilitarian. तो ऑप्शन सी तो वेग है, स्लाइटली वेग कह सकते हैं, ग्लोबल है. Therefore the correct answer would be option A. So I hope you understand the point everyone, है ना. पैराग्राफ मुश्किल भी लगे ना तो ऑप्शन ईजी हो सकते हैं, एलिमिनेशन आसान हो सकता है. यू जस्ट नीड टू डू द राइट काइंड ऑफ एलिमिनेशन. सो याद रखना एवरीवन, सैम्पल पेपर जितने भी अभी तक आए हैं हमने सारे के सारे वो एनालाइज कर रखे. मेक श्योर यू वॉच देम इन केस यू हैव नॉट वॉच देम. बराबर. और एक चीज़ और बता देता हूँ अगले क्वेश्चन से पहले, डोंट वरी, अभी जाएंगे अगले क्वेश्चन पे. वी आर मीटिंग एट 9 o'clock एवरी डे एवरीवन, तो मिस मत करना इनको. आज रात में भी है जीके का सेशन होगा, देन इंग्लिश का भी है, फिर आपके पास लीगल का भी है एंड क्वांट का भी है. पूरा हफ्ता बुक है, तो प्लीज़ डोंट मिस एनी ऑफ दिस सेशंस. क्रैश कोर्स धमाकेदार चल रहा है ना. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी. ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी से अगले पे चलते हैं. सुभाषिनी, यस. गुड लॉजिक, यस, एब्सोल्युटली. याद रखना एवरीबडी, आई कीप ऑन सेइंग सीआर इज ऑल अबाउट मैरिज. सीआर इज अरेंज्ड मैरिज. क्या मतलब? प्लीज फोकस ऑन एलिमिनेशन. किससे शादी नहीं करनी है इज द पॉइंट. जो बचेगा उससे आपको करनी पड़ेगी. सो चार में से एक, सिंपल. सो जस्ट चूज कौन नहीं हो सकता, दैट्स इट. जो बचा वही होगा करेक्ट आंसर. चलो Ronak, I hope it is clear now. All right. So let's start reading it again, everyone. है ना, जल्दी से पढ़ लेते हैं. Acts of collectives often have moral dimensions and may be morally praiseworthy or blameworthy. The Holocaust is perhaps the most widely discussed instance of collective blame and responsibility. The German state committed genocide, targeting among others Jews, Roma and other ethnic minorities, LGBTQ plus people and people with disabilities. In the years that followed, the state also recognized collective responsibility for that action and set out to pay restitution, means compensation, to the groups and the individuals that it had harmed. Germans deported them, Germans burned number on their forearms, Germans tried to dehumanize them, to reduce them to numbers, to erase all memory of them in the extermination camps. So पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है? पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट एक्ट्स ऑफ कलेक्टिव्स. जब कोई ग्रुप मिल के कोई एक्शन करता है एंड चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है ना. तो अगर कोई ग्रुप कोई काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, दैट्स व्हाट द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. Said the German president Frank-Walter Steinmeier when he visited the Holocaust Memorial, Germany's responsibility does not expire. We want to live up to our responsibility. By this, you should measure us. But there is something else curious here. Steinmeier was born in 56, more than a decade after the end of the Second World War. He is speaking in an official capacity on behalf of the state, even as most members of the state at the time were not alive. The perpetration of the Holocaust, Steinmeier's point is that, irrespective of personal responsibility, the state took the actions and state is responsible as such. The state paid restitution.
आई डोंट थिंक इस पैराग्राफ का मेन आइडिया कोई भी मिस करेगा. यस और नो? कैन यू राइट इट इन वन लाइन? कितना आसान है मेन आइडिया इसका, देखो जल्दी से एक लाइन में लिख के बताओ एवरीवन. है ना? You can have a look here, you can have a look at the next slide also, and I think everybody will get this right. इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. Can you write it in one line? Chat, those of you who are on chat in the app and on YouTube also. One line, everyone. Collective responsibility of Germany pertaining to Holocaust. Anupam Tiwari. That's not the main point. ये तो factual statement कह रहे हो आप. What is the main point? Author कहना क्या चाहता है? What you have said, Anupam, is a factual statement कि जर्मनी की responsibility है. But ये main point थोड़ी ना, ये तो एक example हुआ. What is the main point? Rahul, okay. Okay. Can you frame it better? कोर्ट में गए हो, जज साहब कहते हैं थोड़ा संभाल के बताइए वकील साहब, या आप आधा अधूरा बोल रहे हैं. Can you make it better? Collective responsibility instead of personal responsibility for collective actions. Nandita, better. Good. Ananya, the compensation of acts done collectively by an institution. Partly. Nandana, states responsibility in collective action. Yes. Para talking about act of collective and giving examples, especially Holocaust, that even state is responsible for individual acts. Yes, that last line is good, Gauri. Subhashini, the concept of collection in case of morality is prevalent. People chalk up moral responsibility to the entire group of people, not individuals. People chalk up. People chalk up. Where do you get that from, Subhashini? Subra, to take the collective act responsibilities is important for state. Okay. Should be taken. Now, should be or must be? है ना, वो भी एक question है. But remember everyone, I'm very glad that आप लोग कोशिश कर रहे हो और बहुत अच्छा लिख भी रहे हो. Very good. Your law college professors would be happy. Ronak says the state should pay the restitution. Is that the main point? Narration of Holocaust to explain that Germany takes the complete responsibility as a state to pay restitution to groups, individuals that are harmed and will continue to. Ananta, okay. Broadly, yes. All right. Chalo. Let's look at the question, everybody. है ना? Quite easy actually. You try, then we would discuss. If you look at CLAT 23-22 passages, they had the same pattern which I have used in this question. What was the pattern? The pattern I'll tell you was, first line would say something positive and the next option will reverse it. Suppose the first option says India is doing great in its economy, it's doing great by exporting services. Second option will say India is doing badly in service. तो इसका ध्यान रखना. दीज आर वेरी सिंपल वेज ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स. ध्यान नहीं दिया तो गलत ऑप्शन मार्क हो जाएगा. बट इफ यू कैन पे अटेंशन यू कैन एलिमिनेट सो इजीली. कितना लड्डू क्वेश्चन बताओ, ये वाला कितना लड्डू है ना. लैंग्वेज माइट बी टफ बट क्वेश्चन देखो कितना आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. व्हाट इज द ऑथर्स मेन आइडिया, पूरा आइडिया पकड़ेंगे, देखते हैं, है ना. चलो सब कह रहे हैं सी, मैं भी पढ़ लेता हूँ भाई. राज सिंह, रौनक सब सी कह रहे हैं, तो इतने लोग गलत हो नहीं सकते. Frank Walter Steinmeier, as a German president born after World War II, emphasized that individuals who are not personally involved still bear personal responsibility for the Holocaust. I'll ask you guys why not, okay? अभी मैं पूछूंगा A क्यों नहीं है. The passage argues that collective blame and responsibility for morally blameworthy acts can only be attributed to individuals who are directly involved. Contradicting the passage, ये तो author ने बोला ही नहीं है, तो उल्टा बोल रहे हैं. The passage underscores, means highlights, the idea that irrespective of personal responsibility, a state can be held collectively responsible for morally blameworthy actions and thus restitution may be required. Very good. Restitution mandatory तो नहीं but required हो सकता है. बहुत बढ़िया. Now, do you guys see that there is one
aspect of it which is there in C, which is not there in A, है ना. Second, option A basically uses the example but doesn't really mention the main point properly. एग्जाम्पल पे आ जाता है सीधा बट मेन पॉइंट पे नहीं आता. ऑप्शन सी मेन पॉइंट समझाता है, इनफैक्ट एग्जाम्पल वो कोट ही नहीं करता. करेक्ट. ऑथर दिस गाय जो भी जर्मन प्रेसिडेंट था, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट द मेन पॉइंट इज कवर्ड. इनफैक्ट इवन रेस्टिट्यूशन पॉइंट इज कवर्ड. मच बेटर ऑप्शन. सो प्लीज रिमेंबर एवरीवन, is A totally wrong? No, A is partly correct. But is C much better? Yes, because it covers everything. It covers the main point. That, ध्यान से देखना everyone. The paragraph option A talks about German, right? Option C talks about what? Option C को ध्यान से देखोगे तो it talks about personal responsibility. It talks about a state. It doesn't say Germany. That's what I was asking when I said कि मेन मुद्दा क्या है. जर्मनी तो एग्जाम्पल है, मुद्दा ये है कि स्टेट को देना चाहिए कॉम्पनसेशन. इट्स स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इफ यू मेक इट जर्मन स्पेसिफिक इट्स टू नैरो, बट इफ यू मेक इट अ स्टेट स्पेसिफिक then it is broader. In this example it's a broader case. Therefore C is a much better choice. Is this clear everyone? D तो contradictory है. collective responsibility is flawed. तो ये तो बकवासी कर रहा है. दिस इज हाउ वी एलिमिनेट चॉइसेस. बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर दो में अटक जाते हैं, कैसे आंसर मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड which one is talking about the main idea in a better way. So all those points become much important. चलो let's try one more everybody. टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ करेक्ट आंसर. पहले पैसेज पढ़ लो, है ना. ऑल राइट. सो आई एम प्रीटी ग्लैड विद योर आंसर्स एवरीवन. बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहा है. ऐप पे काफ़ी लोग आंसर नहीं कर रहे. प्लीज रिमेंबर देयर इज नो पोल गोइंग ऑन देयर. आपको आंसर बताना पड़ेगा मुझे टाइप करके, है ना. तो थोड़ा जल्दी बता दो. एंड रिमेंबर एवरीबडी, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर क्लैट 25 वगैरह सोच रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू कैन वॉच द कंटेंट दैट वी क्रिएट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. तो उसे मिस मत करना. तो पैसेज पढ़ ले जल्दी से. Before the 19th century, at least in the West, animals were largely excluded from the moral and legal community. बेचारे animals. They were considered as things. And just imagine, 19th century तक उनको चीज़ें मानते थे. अब जर्मनी में animals को human rights मिल गए हैं. सोचो, animals को human rights. Practically. They were considered as things. This is contrasted with Eastern thinking, which generally accorded at least some moral value to animals, that accounted for the vegetarianism that remains prevalent in the Jain, Hindu and most Buddhist traditions. कह रहा है कि वेस्ट में तो एनिमल को चीज़ें मानते थे, और ईस्टर्न कंट्रीज में उनको थोड़ा मॉरल वैल्यू देते थे. The Western view was that we could have moral and legal obligation to concerned animals but were not owed to them. Western thinking was that there might be moral and legal obligation, but not to the animals, but to the owner. To the extent that the cruel treatment of animals was thought to present a moral problem, it was only because it made us more likely to be cruel to other humans. And if you talked about cruelty to animals being incorrect, अगर किसी को बोला कि डॉग को आप बर्न मत करो या डॉग के ऊपर एसिड मत फेंको, so it was considered correct that you should not treat a dog cruelly because that might make you more cruel towards other humans. आप डॉग को क्रूअली ट्रीट करोगे तो आप इंसानों को क्रूअली ट्रीट करोगे, ये सोच के मना करते थे. नॉट बिकॉज इट वॉज अ डॉग एंड डॉग शुड नॉट बी ट्रीटेड क्रूअली. ये लॉजिक नहीं था. लॉजिक था कि आप क्या करोगे इसको तो कल को इंसानों से भी करोगे. दैट इज वाई यू शुड नॉट डू इट. But any obligation to be kind to animals merely concerned animals. The obligation of kind treatment was owed only to other humans. भैया इन एनिमल्स के लिए क्रुएलिटी ओके था. Kind treatment was only owed to the humans. This was the view of Immanuel Kant, Thomas Aquinas and others. We had a legal obligation not to harm our neighbor's property, whether that property was a cow or a cart, but that was an obligation owed to our neighbor, not to the cow or the cart. काव को आप मार नहीं सकते. क्यों? इसलिए नहीं कि वो काव है, इसलिए क्योंकि वो किसी प्रॉपर्टी है. दैट्स व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग.
Although in many instances, the status of animal as things was linked to the theological notion that only humans were deemed to have been created in the God's image, its primary focus was on cognition. Cognition means intelligence or being conscious. Animals supposedly were not rational, self-aware, or able to use concepts, and this was thought to justify treating them as having no moral value. पैराग्राफ कहता है कि एनिमल्स को हम मानते थे कि उनमें कोई कॉग्निशन होता नहीं है, उनको अपनी समझ नहीं होती, तो उनको हम कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं. ओके तो पैराग्राफ कहना क्या चाहता है? कैन यू राइट इन वन लाइन बिफोर आई शो यू द क्वेश्चन? टाइम खत्म हो रहा है एवरीवन, जल्दी जल्दी बताओ. एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गाइज हैव स्टेड विद मी फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. तो आज के ज़माने में 1 घंटा देखो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है ना, जबकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब में. शॉर्ट्स देख सकते हैं, इंस्टा पे शॉर्ट्स देख सकते हैं, फेसबुक पे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फिर भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो. ग्रेट. कैन यू राइट इन वन लाइन? Pre-19th century West animals things, East animals have had respect. बहुत बढ़िया गौरी. Yes, some animals are thought of it in the West, contrast to East. चलेगा. Good. Snehita says way of treating animals in different sections. Sections? Sphere of countries, है ना, West versus East. All right. Bad treatment to animals, only giving them sympathy for other human. Okay. The West did not owe to animals, but the East gave them some value. The difference between the treatment of animals is shown. All right. चलो तो क्वेश्चन देख लो जरा, है ना. बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान. जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर. Nandana, human-centered attitude and views of West which ignored moral and legal obligations. Good. That's a good writing. Nandana. Priyanka, West did not owe to, okay. Not bad actually. That's a good one. Ananya. Kindly. Okay. Kindly we do not know. Some moral obligation, some moral respect, yes. Titishka, okay. All right. Good try, Anupam. Oh, that's a very short answer, but चलेगा. चलो भैया अभी आंसर बता दो जल्दी से. आंसर आने लगे. हर्षवर्धन, साईराज, नंदना, हर्षवर्धन, साईराज डी, नंदना सी, नंदिता बी, राहुल सी, तितिश्का डी, शुभांशी सी, राहुल कुमार सी, डी. अरे इसमें तो काफ़ी लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं. चलो आई हेल्प यू. जरा ऐप पे देखूं. डी डी डी. ओके. रौनक, रोशनी, डी. चलो सब डी कह रहे हैं, बट काफ़ी लोग बी भी कह रहे हो, काफ़ी लोग सी भी कह रहे हैं. ऑल राइट. डी 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 सी. चलो भाई लेट मी चेक. इतने सारे कंफ्यूजिंग आंसर्स. The passage suggests that the treatment of animals in the West was always characterized by cruelty and disregard for their well-being, which was grounded in the theological belief. What is the first problem with A? It does not talk about East at all, है ना. Second, it is making extreme statements, always characterized by cruelty. Is the passage saying that कि भैया वेस्ट में तो हमेशा एनिमल्स को काट देते थे, मार देते थे, जला देते थे, एसिड फेंक देते थे? नहीं ना. वेयर इज द पैसेज सेइंग दैट? पैसेज का मेन मुद्दा है ही नहीं. सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही बेकार है, हटाओ इसको. इट हैज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, बेकार है. इट डजंट इवन कवर द मेन आइडिया प्रॉपरली, हाफ कवर. The passage argues that prior to 19th century, animals in the West were considered to have moral value. Huh? Prior to 19th century West में moral value था animal का? हाँ? Before the 19th century, animals were largely excluded from the moral and legal community. ये कहता है passage argues that prior to 19th century, animals in the West were considered to have moral value. यहाँ लिखा है उसको बिल्कुल उल्टा. अरे बी मार्क करने वालों, क्या सो गए हो क्या करते करते, एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने बी भी मार्क कर रखा है, बहुत बढ़िया. चलो अब चलते हैं आगे, सी पे चलते हैं. द पैसेज हाईलाइट्स द हिस्टोरिकल व्यू इन द वेस्ट that animals lacked moral value and were considered as property, primarily due to their perceived lack of rationality and self-awareness. It's covering the last line also, but it does not really cover the East properly. However, remember, East is small part of the entire discussion.
तो सी इज मच बेटर देन ए एंड बी डेफिनेटली, है ना, मतलब ए और बी से तो बहुत ही अच्छा है, बट डी बाकी है. The passage emphasizes that Eastern traditions have always accorded moral and legal rights to animals, in contrast to the Western view that animals had no moral value. Please tell me, where is this coming from? कि ईस्टर्न ट्रेडिशन में एनिमल्स को लीगल राइट्स भी दिए गए हैं. चलो, कहाँ पढ़ लिया मैं, जरा ढूंढूं जरा. This is contrasted with Eastern thinking, which generally accorded at least some moral value to animals. लीगल कहाँ से मिल गया तुम्हें? दिस इज कॉल्ड, इसी का एग्जाम्पल दिया था मैंने स्टार्टिंग में. क्या? समटाइम्स दे यूज एड न्यू आइडियाज जो पैराग्राफ में मेंशन भी नहीं है. ये लगता सिमिलर है, बट इट हैज़ नॉट बीन मेंशन रियली कि भाई ईस्टर्न ट्रेडिशन में हमेशा से ही लीगल राइट्स दिए गए, एनिमल्स को पूरा ह्यूमन राइट्स चार्टर पकड़ा दिया है, आर्टिकल 19 पकड़ा दिया है, ऐसा कुछ है क्या? कहीं भी नहीं है. हाउ कैन डी बी द करेक्ट आंसर? सो डी करेक्ट आंसर नहीं है. समझ आया? आधे से ज़्यादा जनता डी 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 कर रही है. रौनक ने 25 बार डी लिखा है. अनंत, इज इट क्लियर वाई डी इज नॉट द करेक्ट चॉइस? चलो अब चेक करता हूँ बाकी लोगों से. यस, एब्सोल्युटली. सो डी नहीं होगा आंसर. नाउ लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मैं क्या बताऊँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ. कैन वी ऑल अग्री दैट ऑप्शन सी कुड हैव बीन बेटर? ऐसा नहीं लग रहा कि चलो इससे शादी तो कर लेंगे, बट थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा, थोड़े ज़्यादा पॉइंट होते इसमें, थोड़ा ईस्ट वेस्ट की बात कर लेता तो बेटर हो जाता, है ना, मतलब एकदम ऋतिक रोशन. बट बाकी जब ऑप्शंस देखते हैं तो क्या दिखता है कि यार बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही जचेंगे नहीं, है ना. किसी की शक्ल ही अच्छी नहीं है, कि कोई कमाता ही नहीं है अच्छा, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है. तो क्या करें? सी बेटर आंसर है, ऑप्टिमल आंसर. इज इट द परफेक्ट आंसर? नो. इज इट द ऑप्टिमल आंसर? यस. यही सीखना है आपको. आई जस्ट टोल्ड यू, ए ऑल्सो लुक्स ओके, बट ए हैज़ अ प्रॉब्लम. करेक्ट. Which was grounded in theological beliefs. Extra statement. Plus it only talks about West. It doesn't even cover the entire paragraph properly. लास्ट तक आता भी नहीं है. सी कम से कम लास्ट तक तो आता है, गलतियां भी नहीं करता, एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं डालता. मच बेटर. तो कर लो, फिक्स कर दो इसको, एंड करो, है ना. सो आई होप यू अगेन लर्न समथिंग फ्रॉम टूडेज सेशन, है ना. अब टास्क बता देता हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू अ पैराग्राफ. आप बाद में भी देख सकते हो, बिकॉज सेशन खत्म होने के बाद भी दिखेगा ये. एंड रिमेंबर, इफ यू आंसर इट इन द, यू कांट आंसर इट राइट नाउ, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, एंड यू वुड गेट द रिस्पॉन्स विद इन 48 आवर्स, है ना. तो मैं भी दिखाऊंगा, तैयार रहना. प्लीज रिमेंबर एवरीबडी, इफ यू आर टारगेटिंग क्लैट 25, तो आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी अवेलेबल है. 90% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी. 11 नवंबर को है, 11 बजे. मिस मत करना. प्लीज रीड द पैराग्राफ एवरीबडी. अरे पैराग्राफ क्यों भाग जा रहा है? वापस आ गया. चलो, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ में, और फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, बट आई विल शो यू द क्वेश्चन फॉर 20 सेकेंड्स एंड देन विल एंड द सेशन. आप चाहो तो पॉज करके पैराग्राफ पढ़ सकते हो बाद में, है ना. क्वेश्चन का आंसर अभी कोई नहीं भेजेगा, ओके. आंसर भेजना है आपको बाद में. As such, in popular and academic writing today, there is no resistance to naming Japanese colonialism and imperialism in East Asia, or to placing Japanese settler colonialism in conversation with Western settler colonial projects. What is odd, however, is that while Japan's colonization of Manchuria was unfolding in the 30s, there was much greater reluctance to condemn Japan by Western scholars otherwise committed to the abolition of racism and imperialism. This confusion helps illuminate why other very similar settler colonial projects currently unfolding in the global south have received relatively little attention or condemnation today. Just a second. चलो, अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन. 20 सेकेंड क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा. सो मेक श्योर गाइज यू हैव अ गुड लुक. यू कैन ऑल्सो पॉज एंड रीड इट लेटर, है ना. और आपको आंसर मार्क करना है कमेंट बॉक्स में. कहाँ मार्क करना है? कमेंट बॉक्स में.
Chalo, let's move on, everyone. Yes, because we are doing conclusion, I will give you only one question today. In the next session, when we cover assumption and after that when we do strength and weaken, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊंगा, आज तो एक ही दे पाऊंगा है ना, क्योंकि और क्वेश्चन हमने इस अभी तक कवर नहीं किया है. सो एज वी प्रोग्रेस आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट. प्लीज़ मेक श्योर 48 आवर्स के अंदर में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो. अभी कर देना, मतलब कितना ही टाइम लगेगा, है ना. वट एवर ABCD 4 में से जो तुम्हें लगता है सही आंसर मार्क कर देना. मुझे भी दिल से खुशी होगी इफ़ यू गाइज कम बैक एंड कमेंट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज हमें भी लगता है यार यू आर टेकिंग अप आउट टाइम और ये सब कर रहे हो. नाउ रिमेंबर एवरीबडी, इफ़ यू हैव क्वेरीज जो जिसका आंसर आपको चाहिए तो भी चैट में डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड विल ट्राई टू कम अप विद आंसर्स, है ना. मतलब कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा खासा आंसर दे पाएँ. सो इफ़ यू हैव जेन्युइन क्वेरीज, है ना, जेन्युइन क्वेरीज, ये नहीं कि वरुण से मिलने, वरुण धवन से मिलने का रास्ता बता दो, समथिंग लाइक दैट, वो मत करना. जेन्युइन क्वेरीज हो तो ज़रूर डाल देना. आई विल सी यू अगेन. और हमारे सेशंस तो पता ही है तुम्हें, रात के 9 बजे क्रैश कोर्स चल रहा है, मिस मत करना. आज भी रात में है, डोंट मिस दैट. एंड आई विल सी यू अगेन एवरीवन. ऐसे धमाल करते रहेंगे और आप खूब सारी मेहनत करते रहो. सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल हैं, प्लीज़ मेक श्योर यू जॉइन अस देयर. Thank you so much for being part of it, everyone. Thank you so much for joining me here today. I'll see you again. Good luck, everybody. And don't forget